Hello class, today we are going to see the recent initiatives in entrepreneurship development. This is the last concept and the last part of this particular chapter. ठीक है, ये जो हमारा कंसेप्ट है जैसे रिसेंट इनिशिएटिव्स इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये एक नया कंसेप्ट है जो मोदी जी मतलब जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में डाला हुआ है. ठीक है, इसके पहले जो हमने इस चैप्टर के अंदर जैसे एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्राइज, ये जो चीज़ें पढ़ी जैसे क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर, फिर सिग्निफिकेंस वगैरह एंड ऑल जो चीज़ें हमने पढ़ी है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, वो पुराने चैप्टर, ये जो चैप्टर है वो पुराने सिलेबस में भी था. तो ये सारी चीज़ें पुराने सिलेबस में भी थी, लेकिन अब इस नए वही सेम चीज़ें इन्होंने इसमें रखी हैं न्यू सिलेबस में. प्लस इसके अलावा जो इसके अंदर एक नया कंसेप्ट इन्होंने डाला हुआ है वो ये है जो कि रिसेंट इनिशिएटिव्स इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. ठीक है, ये एक नया चीज़ है जो इन्होंने डाला हुआ है. और ये जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट जब मोदी जी पावर में आए 2014 में ना, तब से ये इन्होंने ये मतलब तब से ये चीज़ें इन्होंने स्टार्ट की इन द ईयर 2014. जैसे कि जो हमारे यहाँ पर यंगस्टर्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर नॉलेज है, जिनके अंदर स्किल है, जो कॉन्फिडेंट है, बट उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है अपनी चीज़ों को सेटअप करने का, बिज़नेस को स्टार्ट करने का, जिसके वजह से वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं. और हमारा इंडिया इसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और स्किल्स, ये सारी चीज़ों में आप देखोगे तो उतने लोग नहीं हैं जितने होने चाहिए थे. ठीक है, सो इस पर्टिकुलर चीज़ को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सेटअप किए जहाँ पर यंग एंड टैलेंटेड जो लोग हैं उनको अगर फाइनेंशियली अगर कोई प्रॉब्लम है तो दे विल गेट द फाइनेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट. अगर टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा उनको. अगर लीगल असिस्टेंस, हेल्प एंड एडवाइस चाहिए तो उसमें मिलेगा. अगर वो कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अगर वो एंट्री करना चाहते हैं सो गवर्नमेंट उसके लिए भी उनको हेल्प करने के लिए रेडी है. तो इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि ये जो रिसेंट इनिशिएटिव्स इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, इन शॉर्ट ये कहने का मतलब है कि मोदी जी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनके लिए सेटअप करके दिया, तैयार करके दिया, जहाँ पर सारी चीज़ें उनको अवेलेबल होंगी. ठीक है, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास आइडिया है, जिसके पास रिस्क लेने का कैपेसिटी है, ठीक है, जो बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं, जो अपने स्टार्टअप को बिल्टअप करके आगे लेके जाना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये एक तरीके का अपॉर्चुनिटी मोदी गवर्नमेंट ने थ्रू द हेल्प ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन सारे लोगों को प्रोवाइड करने का काम किया. इसी चीज़ में ना बहुत सारी इसी जो रिसेंट एंटरप्रेन्योर इनिशिएटिव्स जो है ना, इसी के अंदर एक हमारा कंसेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टअप इंडिया. ठीक है, तो ये स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, फिर मेक इन इंडिया है. ये सारी चीज़ें मोदी जी ने लॉन्च की है. ठीक है, जिससे ना कि लोगों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का जो चीज़ है ये डेवलप होगा, बट लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, उसके अंदर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्किल्स देने का काम करेंगे. स्किल इंडिया मूवमेंट आप लोग ने देखा होगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना करके वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जहाँ पर लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल्स आर गेटिंग ट्रेनिंग, और फिर उसके बाद में उनको एक स्पेसिफिक जगह पे प्लेसमेंट का भी चांस प्रोवाइड किया है. ठीक है, सो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है. ठीक है, एक एक करके हम सारी चीज़ें देखते हैं. सबसे पहले है हमारा स्टार्टअप इंडिया. मीनिंग देख लेते हैं. स्टार्टअप इंडिया इज डिफाइंड एज एन एंटिटी हैविंग इट्स हेडक्वार्टर इन इंडिया. ठीक है, ये एक तरीके का एंटिटी है जिसका हेडक्वार्टर, एक तरीके का एक मिनिस्ट्री बोल सकते हैं जिसका हेडक्वार्टर इन इंडिया है, विच वॉज ओपन लेस देन 10 years ago एंड हैज़ एन एनुअल टर्नओवर ऑफ लेस देन 100 करोड़. इसको 10 साल के अंदर अंदर, जैसे मैंने बोला ना, ये जो स्टार्टअप इंडिया है ये पहले भी था, लेकिन ये इसको उतना बूस्ट नहीं मिल रहा था जितना मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद मिला है. तो मोदी गवर्नमेंट ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि कहीं ना कहीं अगर हम इस पर्टिकुलर स्टार्टअप इंडिया में अगर हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे, मोदी अगर पैसे लगाती है तो वहाँ पर कई गुना उनको रिटर्न्स मिलता है और यंगस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर वो अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सके, वो अपने बिज़नेस को रिप्रेजेंट कर सके और सेटअप कर सके वर्ल्ड वाइड में. ठीक है,
और इसका जो टर्नओवर है वो भी लेस देन 100 करोड़ है। अंडर दिस इनिशिएटिव द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी लॉन्च द आई मेड प्रोग्राम। स्टार्टअप इंडिया के थ्रू ना गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसको नाम है आई मेड प्रोग्राम, ठीक है, टू हेल्प इंडियन एंटरप्रेन्योर टू बिल्ड 10 लाख मोबाइल ऐप स्टार्टअप, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, इस आई मेड प्रोग्राम के अंदर इंडियन एंटरप्रेन्योर को ये हेल्प किया है 10 लाख मोबाइल ऐप स्टार्टअप इंडिया के थ्रू बिल्टअप करने के लिए। द मुद्रा बैंक स्कीम, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, मुद्रा मीन्स मनी, ठीक है, is an initiative by the Indian government which aims to provide microfinance, low interest rate loan to the entrepreneur from low socio-economic background। अभी ये जो मुद्रा बैंक है, ये कोई बैंक नहीं है, ये एक टाइप का प्रोग्राम है, इट इज़ अ योजना मीन्स प्रोग्राम। मुद्रा बैंक स्कीम, ठीक है, एक तरीके का स्कीम है, एक तरीके का प्रोग्राम है जिसको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना करके ये नाम दिया हुआ है, ठीक है। ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव से, मुद्रा योजना से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइक्रो फाइनेंस मतलब क्या, छोटा, जो बोलते हैं ना लेस देन 10 लाख ऑफ रुपीज़, जितना भी मतलब अमाउंट है, ठीक है ना, वो सब माइक्रो फाइनेंस के कैटेगरी में के अंदर आता है, जिसको प्रोवाइड करने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, ठीक है। लो इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर एप्लीकेबल है। अगर आप मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से अगर आप इस स्कीम के थ्रू अगर आप लोन लेते हो अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए या बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो बोल सकते हैं कि आपको यहाँ से लोन ईजिली मिल जाएगा और उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ही लो है। जैसे अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरी है, ठीक है ना, फिर उसके बाद में क्या वीकेंड से ये जो फिशिंग वगैरह का है, इन सारे चीज़ों के लिए, फिर बोल सकते हैं मशरूम को उगाने के लिए एक सेटअप होता है, वो सारी चीज़ों के लिए, फिर फार्मर्स को बोल सकते हैं छोटे छोटे प्रोसेसिंग यूनिट्स को सेटअप करने के लिए लोन वगैरह मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ों में जो वीकेंड से रूरल एरिया से जो बैकवर्ड एरियाज ऑफ इंडिया है ना, ठीक है ना, उन वहाँ पर अगर कोई सेटअप करना चाहता है, प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करना चाहता है, या फिर एनिमल हस्बेंड्री है, फिर डेयरी है, फिर या कोई भी ऐसा चीज़ के लिए जिसको पैसा चाहिए जिससे उसकी इनकम बढ़ेगी और वो इक्वली कंट्रीब्यूट करेगा इकोनॉमी में, तो उसके अंदर ये मुद्रा योजना पैसा लगाने का काम करती है। इस स्कीम के थ्रू बैंक्स पैसा लगाते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा देने का काम करती है। यहाँ पे क्या है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द एंटरप्रेन्योर फ्रॉम लो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो जो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जैसे हम रूरल एरियाज़ में देख सकते हैं कि उनका जो बैकग्राउंड है बहुत स्लो है। जैसे हमने पहले भी देखा था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड ऑल, ठीक है। तो गांव में जहाँ पर लिटरेसी लेवल बहुत कम है वहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। और दूसरी बात, वहाँ के जो ग्राम पंचायत है उनका भी जो लिटरेसी रेट की वजह से जो नॉलेज है, जो बेनिफिट्स है गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, वो भी उतना गवर्नमेंट के थ्रू जो जनता को मिलना चाहिए वो भी उतना नहीं है। सो वी कैन से कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने उन सारे रूरल एरियाज़ को, उन सारे मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए और फिर से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए स्टार्टअप इंडिया का ये प्रोग्राम इनिशिएटिव लॉन्च किया। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज़ टू मेक इंडिया अ नेशन ऑफ जॉब क्रिएटर्स इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे इंडिया में है ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल आर गेटिंग ग्रेजुएट्स, ठीक है। चाहे आप आर्ट साइंस एंड कॉमर्स के ग्रेजुएट्स ले लो, चाहे आप इंजीनियरिंग में ले लो, चाहे आप डॉक्टर्स के उसमें ले लो, चाहे आप किसी भी फील्ड में ले लो, लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल आर गेटिंग ग्रेजुएट्स एवरी ईयर, ठीक है। अभी ये ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद क्या चाहिए एक आदमी को, ठीक है। अभी ग्रेजुएशन होने के बाद में दे वांट अ जॉब, ठीक है, इन ऑर्डर टू सर्वाइव देयर फैमिली। उनको अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए क्या चाहिए, जॉब चाहिए। तो जहाँ पर सबसे पहले तो पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेटेड हो गई है हमारी कंट्री। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, वेयर द लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल आर कमिंग इनटू द मार्केट विद द डिग्री, दे ऑल वांट अ जॉब। लेकिन जो लेवल ऑफ पॉपुलेशन है या फिर जो डिमांड फॉर द जॉब है और जो अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब है,
गवर्नमेंट के ऊपर एंड इवन प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर ये काफ़ी प्रेशर है उन सभी लोगों को जॉब प्रोवाइड करने का। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रोग्राम को इस माइंडसेट के थ्रू लॉन्च किया है कि इंडियन जो है वो जॉब सीकर्स की मेंटालिटी रखते हैं, ठीक है ना। तो उनको जो मेंटालिटी है वो जॉब सीकर्स के बजाय जॉब क्रिएटर्स की मेंटालिटी उनको दे या उनके अंदर बिल्ड करे, ताकि हर एक बंदा हो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोचे। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमारे इंडिया में दो कम्युनिटी, गुजराती कम्युनिटी एंड माइनॉरिटी एंड मारवाड़ी कम्युनिटी, गुजराती कम्युनिटी एंड मारवाड़ी कम्युनिटी, बोथ द कम्युनिटी दे हैव द टेंडेंसी ऑफ जॉब क्रिएटर्स, ठीक है। ये जॉब सीकर्स कम्युनिटी नहीं है। जॉब मिलता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज दे आर नॉट जॉब सीकर्स कम्युनिटी। एजुकेशन के बाद नौकरी चाहिए चाहिए ऐसा नहीं होता। These people are like having a mindset of job creators। कुछ ना कुछ वो खुद का ही स्टार्ट करेंगे जहाँ पर उनकी इनकम तो सेफ एंड सिक्योर्ड होगी, प्लस वो 2-4 लोगों को और जॉब देने की कैपेसिटी रखते हैं। उसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये सोचती है कि अगर हमारे जो युवा है, हमारे जो यंग इंडियंस, यंग मेल्स एंड फीमेल्स है, अगर हम उनको इस माइंडसेट को चेंज कर सके जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर्स में, तो कहीं ना कहीं ये सारा जो हमारा यंग वर्कफोर्स है ना, ये एक पॉजिटिव तरीके से हम अपनी इकोनॉमी में लगा सकते हैं। उनका टाइम, उनका जो कैपेसिटी है, उनका जो नॉलेज है, बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ कर सकते हैं। वरना तो ब्रेन ड्रेन का तो प्रॉब्लम था ही इंडिया में। ब्रेन ड्रेन का मतलब ये होता है कि पढ़ाई लिखाई तो इंडिया में करते हैं और नौकरी चाकरी के लिए फ़ॉरेन चले जाते हैं। फ़ॉरेन में लोगों को जैसे नासा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, बहुत सारी कंपनीज में अगर आप देखेंगे तो इंडियंस 30 to 50% इंडियंस आर वर्किंग ओवर देयर। तो ये प्रॉब्लम जो है ना, मोदी जी ने इसको सॉर्ट आउट करने के लिए कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम्स को लॉन्च किया है। दस द गवर्नमेंट वांट्स टू एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एंड टू प्रमोट इनोवेशंस, ठीक है। गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करके इनोवेशन को भी कहीं ना कहीं एनकरेज कर रही है, ठीक है। इट एम्स एट क्रिएटिंग सच एन इकोसिस्टम विच विल बी कंडेंसिव फॉर द ग्रोथ ऑफ द स्टार्टअप इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ऐसा इकोसिस्टम, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहती है इंडिया के अंदर जहाँ पर स्टार्टअप इंडिया के लिए लोग हिचकिचाए ना। अगर उनके अंदर नॉलेज है, अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो अपना आइडिया लेके आए, ठीक है। गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, फुल सपोर्ट करेगी विद द पेपर, विद द टेक्नोलॉजी, विद द फाइनेंस एंड विद द असिस्टेंस एंड हेल्प एंड अदर थिंग्स। और आप बस स्टार्ट करिए अपनी चीज़ें। स्टार्टअप इंडिया इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वॉज लॉन्च इन द ईयर 2016। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च किया था 2016 में। इसका जो एम है वो एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड करना है, एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना है जहाँ पर स्टार्टअप हमारे कंट्री में उसको नर्चर होगा। मतलब उसके एक ऐसा नर्चरिंग करना, जैसे मदर बेबी को नर्चर करती है ना, ऐसे उस तरीके से नर्च करना, ठीक है। सो दैट द सुटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैन बी जनरेटेड, ठीक है ना। सुटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अगर हमारा यंग वर्कफोर्स, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अगर है, तो उसके हिसाब से हमारा जो आगे आने वाला फ्यूचर है दैट विल बी बेटर। एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लार्ज लेवल जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स है गवर्नमेंट के ऊपर और प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर, वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो जाता है, ठीक है। Thus, the government of India has announced Startup India Action Plan that focuses on the following area, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम कुछ एरियाज को फोकस करता है। सबसे पहले देखते हैं सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, ठीक है। हियर कंप्लायंस प्रोसीजर फॉर स्टार्टअप विल बी मेड इजी, ठीक है ना। जो प्रोसीजर होता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, लाइसेंस लेना होता है, अप्रूवल्स लेना होता है, अथॉरिटी से वेरिफिकेशन करवाना होता है। सो दैट ऑल थिंग्स विल बी मेड वेरी ईजी। सिमिलरली इफ नेसेसरी, वाइंडिंग अप विल ऑल्सो बी अलाउड ऑन द फास्ट ट्रैक बेसिस। अगर किसी को नहीं जम रहा है बिजनेस, या किसी ने लॉस इनकर किया है, या कोई बिजनेस को शट डाउन करना चाहता है, तो उसी तरीके से उसको फास्ट ट्रैक बेसिस पे उसको शट डाउन भी अलाउड कर सकते हैं। वह दूसरी बात है फाइंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स, ठीक है।
गवर्नमेंट विल पार्टिसिपेट इन फंडिंग प्रोसेस इनडायरेक्टली, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, इनडायरेक्टली आपको फंडिंग प्रोवाइड करने का काम करती है। एज वेल एज टैक्स एग्जम्पशंस विल बी अलाउड इन कैपिटल गेन, इनकम टैक्स एक्सेट्रा। तो ना कि सिर्फ आपको स्टार्टअप इंडिया में ना सिर्फ आप लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फंड्स प्रोवाइड करने का काम करती है, बट जो रेवेन्यू आप जनरेट करते हो उसको भी टैक्स एग्जम्पशन, एग्जम्पशन का मतलब होता है छोड़ देना, टैक्सेस नहीं लगता। स्टार्टअप इंडिया में ऐसा है, प्रोविज़न है कि कुछ साल के लिए आप लोगों को टैक्स बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। जो कहीं कहीं जो जीएसटी वगैरह वो तो है, बट उसके अलावा जो है टैक्सेस वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नहीं देना पड़ता, और कहीं कहीं बहुत लो टैक्सेस है। तो ये इस तरीके से एग्जम्पशंस और बेनिफिट्स मिल जाता है, ठीक है। तो उसके बाद में है इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन, ठीक है। अंडर दिस इनिशिएटिव गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग टू इंट्रोड्यूस स्टार्टअप फेस्ट, ठीक है ना। जैसे हम कॉलेजेस में रहते हैं तो वहाँ पे फेस्ट होता है, उसी तरीके से गवर्नमेंट ने भी प्रपोज किया है कि आप इंट्रोड्यूस करो स्टार्टअप फेस्ट करके, टू प्रोवाइड प्री इंक्यूबेशन ट्रेनिंग, ठीक है। नॉलेज प्रोवाइड करने का काम करो, नॉलेज के साथ साथ ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करने का काम करो। टू सेटअप इंक्यूबेटर्स विच हेल्प फॉर द प्राइवेट सेक्टर्स, इंक्यूबेटर्स है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स को कहीं ना कहीं वीकेंड से सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। जैसे फ्रीलांस सर्विसेज होती है ना, फ्रीलांस सर्विसेज मतलब क्या, एक पर्टिकुलर बंदा इंडिविजुअल लेवल पे किसी को सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है, तो उस तरीके से प्राइवेट सेक्टर्स को कहीं ना कहीं सपोर्ट और हेल्प हो जाता है। टू लॉन्च द इनोवेटिव फोकस्ड प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स एंड सो ऑन, ठीक है। इनोवेटिव फोकस्ड प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट्स, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके सिलेबस में जो चीज़ें नहीं है ना वो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलती है देखने के लिए उस पर्टिकुलर फेस्ट के अंदर, जहाँ पर स्टूडेंट अपने नॉलेज, अपने इंटरेस्ट और अपने स्किल्स के बेसिस पे वो चीज़ें गेन कर सकता है। अगर हम अभी के टाइम पे बात करें तो लिंक्डइन एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा ऐप है जहाँ पर बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट बोल सकते हैं, स्टार्टअप इंडिया के जो लोग हैं वो अवेलेबल है। और कहीं ना कहीं फ्री हैंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी उन्होंने लॉन्च करके रखा है, जहाँ पर सर्टिफिकेशन भी है और आपको इजीली चीज़ें मिल जाती हैं। सो यू कैन गेट द नॉलेज, यू कैन हैव द ट्रेनिंग, you can also have the certificate. If you want you can continue, otherwise you can have that knowledge and you gain further knowledge, और उसके बाद आप फुल टाइम बेसिस पे स्टार्ट कर सकते हो। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो एम एंड ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। स्टार्टअप इंडिया का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इन इंडिया, ठीक है। सबसे पहले ₹10,000 करोड़ स्टार्टअप फंडिंग पूल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, 10,000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जुटा के दिया हुआ है स्टार्टअप इंडिया के लिए। रिडक्शन इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है। जैसे जब स्टार्टअप इंडिया होता है ना तो नया लोगो, नया टैगलाइन और नया चीज़ें जब आप लेके आते हो ना तो उसके लिए पेटेंट करवाना पड़ता है, नहीं तो कोई और यूज़ करेगा उसको, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो पेटेंट में जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो भी बहुत कम है। इम्प्रूव्ड बैंक्रप्सी कोड टू इंश्योर अ 90-day एग्जिट विंडो। बैंक्रप्सी बोला तो जो बिजनेस है, जैसे वो अगर इस सिचुएशन में नहीं है कि क्रेडिटर्स को पेमेंट कर सके या बिजनेस को फर्दर चला सके, तो वो अपना वाइंड अप कर देता है, यानी बंद कर देता है। तो बैंक्रप्सी कोड जो है ना उसके अंदर इम्प्रूवमेंट ला के 90 डेज़ के अंदर एग्जिट विंडो क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पर उस विंडो को यूज़ करके बिजनेस बंद करके आप मार्केट से निकल सकते हो। फ्रीडम फ्रॉम मिस्टिफाइंग इंस्पेक्शन फॉर फर्स्ट 3 years ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। सो फ्रीडम है, जहाँ पर मिस्टेक्स है, जहाँ पर चीज़ें उसको इंस्पेक्शन करके 3 years, फर्स्ट इनिशियल 3 years में आप उसको देखिए, समझिए और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाइए। फ्रीडम फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स फॉर फर्स्ट 3 years, कैपिटल पे अगर आप कुछ गेन करते हो तो उस गेन पे 3 साल के शुरुआती 3 साल के ऑपरेशन पे आपको टैक्स एग्जम्पशन मिल जाता है। फ्रीडम फ्रॉम टैक्स फॉर फर्स्ट 3 years ऑफ ऑपरेशन, आपको फर्स्ट 3 years जो स्टार्टअप इन बिजनेस है आपका, उसमें 3 साल तक आपको गवर्नमेंट को, शुरुआत के 3 साल तक आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता।
फिर सेल्फ ग्लोरिफिकेशन कॉम्प्लायंस, ठीक है, कितना आप फुलफिल कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। ग्लोरिफिकेशन इन द सेंस इम्प्रूवमेंट इन द प्रोसेस ऑफ हैविंग द बिजनेस, ठीक है ना। आप अपनी नेम फेम कितना इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, या कितना आपने किया है, या कितना वेल सेटिस्फाइड है आपके कस्टमर्स, कितना आपका मार्केट वैल्यू एंड ऑल वो सब है। टू टारगेट 5 लाख स्कूल्स एंड इन्वॉल्व 10 लाख चिल्ड्रन इन इनोवेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स। 5 लाख स्कूल्स को टारगेट करके 10 लाख स्टूडेंट्स बोल सकते हैं, उनको इस प्रोग्राम से जोड़ने, इस प्रोग्राम से रिलेटेड नॉलेज देने, इस प्रोग्राम से रिलेटेड स्किल डेवलप करने, इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए भी एक पर्टिकुलर टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप इंडिया के थ्रू सेटअप किया हुआ है। एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप विद इन द कंट्री। एंटरप्रेन्योरशिप का जो चीज़ है वो एनकरेज करने के लिए लोगों के अंदर विद इन द कंट्री। प्रमोट इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड एज अ स्टार्टअप हब। इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं प्रमोट करना चाहती है एज अ स्टार्टअप हब। क्यों? क्योंकि जब तक आप इसको प्रमोट नहीं करोगे तब तक बाहर के भी कोई कंपनी आपके पास आने वाली नहीं है, क्योंकि बाहर की जितनी कंपनियां होती हैं वो ये कहती हैं कि इंडिया के जो यंग माइंड्स ऑफ इंडिया या फिर यंग पीपल ऑफ इंडिया है, उनके अंदर नॉलेज तो ठीक है, बट उनके अंदर कहीं ना कहीं स्किल्स की कमी है, ठीक है ना। दे आर नॉट इंडस्ट्री ओरिएंटेड पीपल, दे आर जस्ट डिग्री होल्डर्स, दे आर नॉट इंडस्ट्री ओरिएंटेड पीपल। सो उनको क्या करना पड़ता है, अगेन नॉलेज, फिर ट्रेनिंग, फिर चीज़ों को देना, और फिर उसके बाद उनको जॉब पे रखना, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो इसके लिए स्टार्टअप इंडिया क्या है, इंडिया के लोगों को एक तरीके से इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनाना, इंडस्ट्री ओरिएंटेड नॉलेज देना, ताकि उनको समझ में आ सके कि मार्केट में आज किस तरीके के लोगों की रिक्वायरमेंट है। उस नॉलेज से वो लोग खुद के लिए भी कुछ कर सके, एज वेल एज अगर उनको कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो भी वो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है बिल्ट स्टार्टअप ओएसिस एज राजस्थान इंक्यूबेशन सेंटर। तो राजस्थान में एक इंक्यूबेशन सेंटर है, ठीक है, जहाँ पर वो स्टार्टअप का एक तरीके से बोल सकते हैं हब क्रिएट करना, या एक तरीके से बोल सकते हैं फैक्ट्री के हिसाब से है, जहाँ पर चीज़ों को डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है, लोगों को बताया जाता है, समझाया जाता है, ट्रेनिंग सेंटर्स एंड ऑल लाइक, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं स्टैंड अप इंडिया की, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए एक पूरा हमारे पास चार्ट है स्टैंड अप इंडिया की, ठीक है। सबसे पहला है बैंक ब्रांच 1, बैंक ब्रांच 2, बैंक ब्रांच 3, बैंक ब्रांच 4, ठीक है। फिर उसके बाद में लीडिंग डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स, उनके अंदर आते कनेक्टेड सेंटर्स ऑफ SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI का फुल फॉर्म है। उसके बाद में है कनेक्ट सेंटर्स ऑफ NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। अभी ये सेंटर्स जो है जैसे कि SIDBI और NABARD का, इसके अंदर देखिए क्या हो रहा है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स फॉर फाइनेंसिंग SC, ST एंड और वुमेन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अभी आपको पता है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर अगर हम लिटरेसी लेवल की बातें देखेंगे तो बहुत लो है, ठीक है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, उन लोगों को वो सपोर्ट और वो एनकरेजमेंट नहीं मिल पाता है जहाँ पर लोगों को मिलना चाहिए, और ऐसे लोग कभी भी सिटीज़ की तरफ जाना पसंद नहीं करते, दे प्रिफर टू लिव एट द लोकल एरिया ओनली। सो इस तरीके के लोगों के लिए, और वहाँ पर जो कंडीशन ऑफ वुमेन्स है वो भी हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं उतना अच्छी नहीं है जितना हो सकती है। सो SC, ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए ये जो SIDBI NABARD का जो सेंटर्स है इनको कनेक्ट करके, ठीक है, एक तरीके से वहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया कहीं ना कहीं प्रोग्राम को लॉन्च करके उनको इनिशिएटिव देने का काम किया। SIDBI के अंदर जो चीज़ें हैं वो देखते हैं। सबसे पहले है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, ठीक है, इंस्टीट्यूट्स, REST है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, ठीक है ना। इस तरीके से ट्रेनिंग देना कि उनको कहीं ना कहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ठीक है। दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर दोज रूरल पीपल, बिकॉज उनको पता है कि हमारे पास क्या नेचुरल रिसोर्सेस है, क्या प्रोसेस हमको फॉलो करना है जिससे हम चीज़ों को और बेटर तरीके से बना सकते हैं और मार्केट में एक अच्छा डिमांड करके
बेटर रिटर्न्स ले सकते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है उनके लिए। फिर उसके बाद में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स भी है, जहाँ पर लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, स्किल्स के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से उन ट्रेनिंग सेंटर्स में जाएंगे। जैसे कारपेंट्री है, फिर इलेक्ट्रिशियन का जॉब है, प्लम्बिंग का जॉब वगैरह वगैरह नॉन। MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइज को डेवलप करना, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट वाइज या फिर बोल सकते हैं विलेज वाइज, ठीक है। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना जो पहले से थे या नहीं है तो अभी न्यू सेटअप करना है नॉल। स्टेट SC/ST डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कॉरपोरेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन, स्टेट लेवल पे SC/ST डेवलपमेंट और फाइनेंशियल कॉरपोरेशन इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना या और स्ट्रॉन्ग करना। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंडस्ट्रियल सेंटर्स टू इस्टेब्लिश और टू स्टार्टअप करना। दलित इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सो दलित इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये एक नया चीज़ है जिसको सेटअप करना है, ठीक है। स्किलिंग सेंटर्स विलेज लेवल पे, ये स्किलिंग सेंटर्स बोल सकते हैं जहाँ पर यंग पीपल को स्किल डेवलप करना, नॉलेज क्रिएट करना एंड अगेन मेकिंग देम टू ट्रेन द अदर पीपल एंड इन ऑल द ओवरऑल ट्रेनिंग सेंटर्स कैन वर्क बेटर। फिर उसके बाद में वुमेन एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन, वुमेन एंटरप्रेन्योर का एक एसोसिएशन होना चाहिए जहाँ पर वुमेन्स को स्पेशल नॉलेज, ट्रेनिंग और स्किल क्रिएट करने का काम करना, जहाँ पर बेटर तरीके से वो लोग अपना जो इकोनॉमिकली सिचुएशन है उसके अंदर उन लोगों का ग्रोथ हो सके, कहीं ना कहीं वो लोगों का भी एक प्रॉपर सिचुएशन हो सके। सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ बीन रिक्वायर्ड। सो इट इज़ लाइक एन इंडिया स्टैंड अप इंडिया इकोसिस्टम है, ये एक तरीके का इकोसिस्टम है जो चीज़ें हो रही है ब्रांच 1, 2, 3 एंड 4 पे, ठीक है। उसके बाद हमारा है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज़ टू फैसिलिटेट द बैंक लोन between 10 lakh to 1 crore to at least one scheduled caste or scheduled tribe borrowers and at least one woman borrower per bank branch for setting up a greenfield enterprise, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है स्टैंड अप इंडिया का, उसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है? फैसिलिटेट करना बैंक लोन, कहाँ तक? 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का, एटलीस्ट वन शेड्यूल कास्ट, ठीक है, या शेड्यूल ट्राइब को, एक शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को 10 लाख रुपए से लेके 1 लाख तक, 1 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड करना, ठीक है। और अगर महिला है तो 1 वुमेन बोरोवर पर बैंक, ठीक है, एक बैंक में 1 वुमेन बोरोवर को भी लोन प्रोवाइड करना, ठीक है, जहाँ पर वो अपनी चीज़ों को सेटअप कर सके ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज पे। जो उनका आउटपुट होगा वो फील्ड से होगा, वो फॉरेस्ट से होगा और उससे रिलेटेड उनको एंटरप्राइज सेटअप करके देना। दिस एंटरप्राइज में बी इन मैन्युफैक्चरिंग सर्विस और द ट्रेडिंग सेक्टर। ये मैन्युफैक्चरिंग जो एंटरप्राइज है ये कुछ भी हो सकता है, जैसे मैन्युफैक्चर, जैसे फर्दर प्रोसेसिंग यूनिट हो सकता है, या फिर सर्विस ओरिएंटेड हो सकता है, या फिर ट्रेडिंग सेक्टर्स में भी इंक्लूडेड हो सकता है जो बाइंग एंड सेलिंग हो सके। इन केस ऑफ ए नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग स्टेक शुड बी हेल्ड बाय इधर SC, ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज जो है, ठीक है, पहले तो इंडिविजुअली होंगे, लेकिन जो नॉन इंडिविजुअल जैसे कि ग्रुप लेवल पे होंगे तो उसके अंदर जो 51% शेयर होल्डिंग और कंट्रोलिंग होगा वो एंटरप्राइज का, वो मेनली SC, ST या वुमेन एंटरप्रेन्योर के नाम पे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं एलिजिबिलिटी है SC, ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर अबाउ 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, जिसको ये पैसा मिल सकता है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया SC, ST होना चाहिए, वुमेन होनी चाहिए और उसका जो एज है वो अबाव 18 होना चाहिए। लोन अंडर द स्कीम्स आर अवेलेबल ओनली फॉर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ये जो लोन अवेलेबल है इन लोगों के लिए सिर्फ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे गांव में, खेती में या फिर और डिफरेंट लेवल पे जो छोटा काम कर रहे हैं उसी से। ग्रीनफील्ड सिग्निफाइज द फर्स्ट टाइम वेंचर ऑफ द बेनिफिशियरी इन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस और ट्रेडिंग सेक्टर, ठीक है। ग्रीनफील्ड सिग्निफाइज करना चाहिए फर्स्ट टाइम वेंचर ऑफ बेनिफिशियरी जो है
जो इसका एडवांटेज लेगा उसका जो होना चाहिए वो मैन्युफैक्चरिंग में होना चाहिए, सर्विस में होना चाहिए, ट्रेडिंग सेक्टर्स में होना चाहिए, ठीक है। सो उसका जो वेंचर है उसकी जो चीज़ें हैं वो इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड होना चाहिए, जो सेटअप एंटरप्राइज जो सेटअप करेगा। उसके बाद है इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज 51% ऑफ शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग इन स्टेक शुड बी हेल्ड बाय इधर SC/ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर। अगर जो नॉन इंडिविजुअल है, जैसे ग्रुप ऑफ पीपल हैव उन्होंने एंटरप्राइज सेटअप करके किया हुआ है जो मैन्युफैक्चरिंग करता है या फिर बोल सकते हैं सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है या फिर मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसके अंदर जो है वो 51% शेयर होल्डिंग जो होना चाहिए वो SC/ST या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर का होना चाहिए। नेचर ऑफ लोन देखते हैं, कंपोजिट लोन इंक्लूसिव ऑफ टर्म लोन एंड द वर्किंग कैपिटल बिटवीन 10 लाख एंड अप टू ₹1 करोड़। सो पूरा जो लोन का अमाउंट है वो 10 लाख रुपीज़ से 1 करोड़ रुपीज़ तक का है। पर्पस ऑफ लोन क्या है? फॉर सेटिंग अप ए न्यू एंटरप्राइज इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर बाय SC/ST वुमेन एंटरप्रेन्योर। ये लोन सिर्फ एंटरप्राइज का मतलब होता है एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देना जहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो या सर्विस सेक्टर में इंक्लूड होके आप सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम कर सकते हो। तो ये सेटअप करना, इंडस्ट्री सेटअप करके देना। साइज ऑफ लोन देखो क्या है, कंपोजिट लोन 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्लूसिंग ऑफ टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल। जो भी प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है 75% वो है, जिसमें टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल, ठीक है, दोनों इंक्लूड होगा। However, it will not be applicable if borrower's contribution along with the coverage support from any other scheme exceed 25% of the project cost। तो ये स्कीम जो है ये एप्लीकेबल नहीं होगी उन बोरोवर्स के लिए जो कंट्रीब्यूट करते हैं अलॉन्ग विद द कन्वर्जन टू सपोर्ट फ्रॉम एनी अदर स्कीम। अगर कोई और स्कीम के हिसाब से अगर इसमें और भी कोई स्कीम के थ्रू अगर वो एंटरप्राइज सेटअप करते हैं जिसका स्कीम जो 25% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट है, तो उसके अंदर एप्लीकेबल ये चीज़ें नहीं होने वाली, ठीक है। कंट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद द कन्वर्जन सपोर्ट फ्रॉम एनी अदर स्कीम एक्सीड 25% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। अगर वो किसी और स्कीम के थ्रू अगर वो कुछ ले रहे हैं बिजनेस सेटअप करने के लिए और उसका जो कंट्रीब्यूशन है 25% अगर से ज़्यादा है, प्रोजेक्ट कॉस्ट का जो अमाउंट है 25% से ज़्यादा है, तो उस स्कीम के अंदर ये 75% वाला एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी लोवेस्ट एप्लीकेबल रेट ऑफ बैंक फॉर द कैटेगरी नॉट एक्सीडिंग बेस रेट MCLR प्लस 3% टीन्योर प्रीमियम, ठीक है। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, बहुत लो रेट पे है, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग द बेस रेट ऑफ MCLR, ठीक है। MCLR एक टाइप की कैटेगरी जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल कितना होगा, क्या होगा, वो सब डिसाइड होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिसाइड होके वो सबसे लो होंगी। फिर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो बिसाइड्स प्राइमरी सिक्योरिटी द लोन मेड by the secured by collateral security or guarantee of the credit guarantee fund scheme for stand up India loan as decided by the bank। so यहाँ पर जो सिक्योरिटी की बात करें तो लोन जो है वो एक तरीके का कोलेट्रल सिक्योरिटी और गारंटी के ऑफ द क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम के थ्रू जो स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम है उसके अंदर कोलेट्रल सिक्योरिटी अगर आपके पास है तो यू कैन कीप दैट, या फिर गारंटी अगर ये देता है क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम, तो इसके थ्रू अगर आप लेते हो तो भी आपका बैंक का अप्रूवल हो जाएगा, लोन का अप्रूवल हो जाएगा। फिर रिपेमेंट की बात करें द लोन इज़ रिपेबल इन 7 years विद अ मैक्सिमम मोरेटोरियम पीरियड ऑफ 18 months। तो 7 years के अंदर अंदर आप लोन रिपे कर सकते हो और अगर आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हो तो और 18 महीने, ठीक है, 1.5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। फिर उसके बाद में आता है वर्किंग कैपिटल फॉर विड्रॉवल ऑफ वर्किंग कैपिटल अप टू ₹10 लाख द सेम में बी सैंक्शनड बाय वे ऑफ ओवरड्राफ्ट, ठीक है। हमको पता है कि फिक्स्ड कैपिटल होना चाहिए और वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। फिक्स्ड कैपिटल वर्किंग कैपिटल को मिला के ये 75% का जो है वो ग्रांटेड होता है। तो 75% जो भी ग्रांट हुआ है, अगर आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए 10 लाख का तो वो सैंक्शन हो जाएगा बैंक से, किस में, ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में सैंक्शन हो जाएगा। रुपे डेबिट कार्ड टू बी इशूड फॉर कन्वर्जेंस फॉर द बोरोवर, रुपे डेबिट कार्ड इशू होगा
वर्किंग कैपिटल लिमिट अबाउट 10 लाख टू बी सैंक्शनड बाय वे ऑफ कैश क्रेडिट लिमिट। अगर अबाउट 10 लाख वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट हो तो कैश क्रेडिट का जो है वो लिमिट यूज़ करना पड़ेगा। सो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी है प्लस कैश क्रेडिट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तीसरी बात है मार्जिन मनी। द स्कीम envisage 25% मार्जिन मनी विच कैन बी प्रोवाइडेड इन कन्वर्जेंस विथ एलिजिबल सेंट्रल स्टेट स्कीम। तो 25% मार्जिन मनी है, ठीक है, आपको रखना है। सेंट्रल और स्टेट स्कीम्स के हिसाब से वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो वी कैन से दीज आर द थिंग्स विच इज़ देयर विथ रिलेटेड टू द स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम। आई होप आप सबको ये चीज़ें समझ में आई रहेंगी। अगर कुछ प्रॉब्लम या डाउट है तो टेक्स्ट और कमेंट कर दो, ठीक है। थैंक यू।